अब टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, भैया आपका एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है जिसे पूर्ण जैव उपलब्धता कहते हैं। भैया ये बेसिकली आप कह सकते हैं वह समय होता है जिसमें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। आप लोगों की एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो ऐसे में अब बात आ जाती है कि अगर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो एग्जाम्स में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे तो हमारे मजे ही आ जाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से ये हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको हम टॉप 15 क्वेश्चंस बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और आपके नंबर अच्छे आ जाएं। ये टॉप 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। अगर इन्हें आपने कर लिया तो भैया आपकी नैया पार लग जाएगी, ये मैं पहले ही दावा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना मत भूलना फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। साथ ही साथ आपको पीडीएफ यहां से भी मिल जाएगा इस मोबाइल ऐप के जरिए। इवन और भी लेटेस्ट अपडेट सभी जानकारी के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। इन क्यूआर कोड्स को आप स्कैन कर सकते हैं, जो सामने ये स्क्रीन पर क्यूआर कोड्स हैं, इन्हें स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। इवन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन के पहले सवाल के साथ। एक्सप्लेन दी वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवा देने के विभिन्न मार्गों को समझाइए। हम किस किस रूट से ड्रग को दे सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं दवाइयों को देने के मानव शरीर के अंदर, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो भाई, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि भैया किस तरीके से, किसके जरिए दवा जो है बॉडी के अंदर पहुंचेगी, जिससे कि जो हम उससे एक रिजल्ट यानी कि उसका आउटकम चाहते हैं, जो प्रभाव हमें चाहिए उस दवा का, जिस पर्पस के लिए दवा का इस्तेमाल किया गया है, वो हमें मिल जाए। अब शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स, मतलब दवा प्रशासन के मार्गों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला है हमारा ओरल रूट, यानी कि जो मौखिक रूट होता है हमारा मौखिक मार्ग, उसमें हमारी टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं और साथ ही साथ हमारे सिरप्स हैं। ठीक है, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप्स आ जाते हैं। उसी के साथ साथ अब बात आ जाती है हमारे पैरेंटल रूट की। अब बात आ जाती है हमारे पैरेंटल रूट की, जो कि इंजेक्शन के जरिए है। ठीक है, जो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका आईवी यानी कि इंट्रावेनस, ठीक है, आईवी होता है हमारा इंट्रावेनस। ठीक है, आईएम हो गया हमारा इंट्रामस्कुलर, आईएम हो गया हमारा इंट्रामस्कुलर, एससी हो गया हमारा सबक्यूटेनियस। ठीक है, एससी हो गया हमारा सबक्यूटेनियस। ऐसे ही फिर है टॉपिकल रूट, मतलब जिसे हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, बाहरी मार्ग, जैसे क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, लोशंस हैं आपके, एटसेट्रा। अब इनहेलेशन रूट, मतलब जो हमारे सांस की नली में जाता है, जिसे इनहेल करते हैं। ठीक है जी, जैसे अस्थमा इनहेलर्स आते हैं, नेब्यूलाइजर्स आते हैं। और रेक्टल रूट है। ठीक है, अब देखो आपकी सुपोसिटरीज आती हैं, रेक्टल रूट से भी दी जा सकती हैं, वेजाइनल रूट से भी दी जा सकती हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से सबलिंगुअल रूट से दी जाती हैं, मतलब जिन्हें जीभ के नीचे रखा जाता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आती हैं। ऐसे ही बक्कल रूट से, भाई गाल के भीतरी सतह पर रख देते हैं, गाल के पास रख दिया जाता है, तो बक्कल टैबलेट्स आती हैं हमारी। ठीक है, ट्रांसडर्मल रूट भी है हमारा, मतलब जो त्वचा से होकर जाएगा। कुछ पर्टिकुलर पैचेस आते हैं, जैसे निकोटीन पैच हो गया, हार्मोन पैच हो गया, तो वो हमारी जो है स्किन से होते हुए अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। ऐसे ही है नेजल रूट, मतलब जो नाक के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे हमारा जो है बेसिकली विक्स वेपोरब आता है ना, इनहेल करते हैं हम, ऐसे ही आपके नेजल स्प्रेज होते हैं जो नेजल रूट के जरिए दिए जाते हैं। ऐसे ही वेजाइनल रूट से भी दवाइयां दी जाती हैं योनि मार्ग से, जैसे पेसरीज हैं, वेजाइनल क्रीम्स हैं, और वेजाइनल रूट के लिए सुपोसिटरीज भी आती हैं। ठीक है, चलो जी, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं
लाभ और हानियां क्या हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले बात करेंगे ओरल रूट की। तो इसे लेना काफी आसान है और साथ ही साथ बिना चोट के इसे लिया जा सकता है, लेकिन नुकसान क्या है, फर्स्ट पैस मेटाबॉलिज्म जो है गुजरना पड़ता है और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, कार्य करने की जो इसकी जो शक्ति है वो काफी धीरे होती है। पेरेंटल रूट तुरंत प्रभाव देगा, साथ ही साथ एकदम आप कह सकते हो सटीक मात्रा में डोज मिल जाती है, ये फायदा है, लेकिन पेनफुल दर्दनाक है और इन्फेक्शन का खतरा होता है। फिर है टॉपिकल यानी भारी मार्ग, तो ये आपके स्थानीय प्रभाव डालता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट्स, और साथ ही साथ नॉन इन्वेजिव है बिना चोट के। लेकिन नुकसान क्या है, ये सुटेबल नहीं है सिस्टमिक इफेक्ट के लिए, पूरे शरीर के, ठीक है, उसके ऊपर असर के लिए अनुपयुक्त होता है। फिर है इनहलेशन, मतलब जो सांस के मार्ग से लिया जाए, ठीक है जी, आपको यहां पर तुरंत एक्शन देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए, और इसमें आपको डिसएडवांटेज क्या है भैया, प्रॉपर टेक्निक चाहिए तभी जा सकता है। ऐसे ही है रेक्टल, ठीक है जी, अब बेहोश वाले जो रोगी होते हैं, जो इनको सूझबूझ नहीं है, उनमें ड्रग को आराम से लगाया जा सकता है, लेकिन नुकसान क्या है, अनकंफर्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन जो है वो काफी असुविधाजनक होता है। नेक्स्ट, अब जो चॉइस है हमारे रूट की कि किस मार्ग से दवा को देना है, वो डिपेंड करता है ड्रग की नेचर पे, साथ ही साथ हमें जो है रोगी की स्थिति भी देखनी होती है, आपात स्थिति भी देखनी होती है, और साथ ही साथ प्रभाव की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है, चयन किया जाता है कि किस रूट से दवा को दिया जाना चाहिए। आगे बात आ जाती है अब अगले सवाल की, व्हाट आर NSAIDs गिव क्लासिफिकेशन, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती क्या हैं, इसका वर्गीकरण भी बताना है, संकेत भी बताने हैं और निषेध भी। भैया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करेंगी, मतलब दर्द में निवारण का काम करेंगी, ठीक है, ये आपका एंटी इंफ्लामेटरी भी है, जो सूजन को कम करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये एंटीपायरेटिक भी है, जो बुखार को भी कम करेगा, ठीक है, जो बुखार को भी कम करेगा। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं ये हमारी उस क्लास की दवाइयां हैं जो सूजन कम करेंगी, जो मैंने आपको बताया, दर्द में आराम दिलाएंगी ये भी बताया, और इनमें कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स होते हैं कि फीवर को भी कम करेंगी, लेकिन यहां पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये फायदा हो जाता है। अब काम कैसे करती हैं ये, इनकी क्रिया की विधि क्या है भैया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कॉक्स एंजाइम जो होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 1 उसको इनहिबिट करती हैं और कॉक्स 2 एंजाइम को भी इनहिबिट करती हैं, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस होता है, जो आपके पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर में इन्वॉल्व्ड होती हैं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स की, तो आपका सबसे पहला है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक है और नेप्रोक्सेन है। फिर है आपका प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, जैसे निमोसिलाइड हो गया, मेलॉक्सिकैम हो गया। फिर है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, जैसे सेलेकॉक्सिब है, इटेरिकॉक्सिब है। सैलिसिलेट्स हो गए, एस्पिरिन। फेनामेट्स हो गए, जैसे मेफेनेमिक एसिड। ऑक्सीकैम में पायरोक्सिकैम हो गया, एनोलिक एसिड में टेनॉक्सिकैम हो गया। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का। अब बात आ जाती है इंडिकेशंस की, भैया संकेत कहां कहां पर उपयोग किया जा सकता है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है एक तो दर्द निवारण में, कहां करते हैं, दर्द निवारण पेन रिलीफ में, फीवर रिडक्शन बुखार को कम करने में, गठिया में जब सूजन होती है तब यूज करते हैं, मासिक धर्म में दर्द होता है जब डिस्मेनोरिया एबनॉर्मल ब्लीडिंग के कारण, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में वही ऑपरेशन के बाद का दर्द है, और माइग्रेन जैसी स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है
भैया जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का उपयोग हो रहा है तो इसमें से आपको क्या नहीं करना है? सबसे पहला, एक तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में ना लें, अगर गुर्दे की खराबी है, कुछ किडनी डिजीज है तब ना लें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तब ना लें, एलर्जी है अगर आपको इन ड्रग्स से तब नहीं लेना चाहिए, ठीक है, गर्भ अवस्था के अंतिम चरण में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, और लंबे इस्तेमाल की वजह से यहां पर गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, अल्सरेशन भी हो सकता है, ठीक है जी, रीनल टॉक्सिसिटी बाई किडनी डिजीज भी हो सकती है, और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी बढ़ सकता है, हृदय संबंधी बीमारियों से भी जो है बेसिकली खतरा होता है। तो भैया इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कैंसर ड्रग्स, मतलब कैंसर विरोधी औषधियों को परिभाषित कीजिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। एंटी कैंसर ड्रग्स हमारे वो केमिकल एजेंट्स हैं जिनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जा रहा है, जिनका उपयोग हम कैंसर के उपचार में कर रहे हैं। कैसे? जो कैंसरस मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है, उसको या तो ये डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करते हैं, इनहिबिट यानी कि उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। अब क्रिया की विधि क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है? ये वो ड्रग्स होती हैं जो सेल डिवीजन को इंटरफेयर करेंगी, डीएनए रेप्लिकेशन को भी इंटरफेयर करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को भी, जिससे तेजी से वो कैंसर सेल्स जो है बेसिकली डिवाइड होती हैं, ठीक है, जिससे तेजी से कैंसर सेल्स जो है डिवाइड होती हैं। अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या कहता है हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स का। तो भैया देखो वर्गीकरण क्या कह रहा है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का। अब देखो भाई, हमारी यहां पर सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक्स कैटेगरीज में है, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरोबिसिन, माइटोजेंट्रॉन हो गया, मीटोमाइसिन सी हो गया, ठीक है, डोनारोबिसिन, ब्लियोमाइसिन। अब अगर मैं बात करूं टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट इनहिबिटर्स की, तो टोपोटिकैन हो गया, ठीक है, आयरिनोटेकन हो गया, ये दो ड्रग्स हैं। टोपो आइसोमेरेज सेकंड इनहिबिटर्स भी हैं, इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड। मिसलेनियस में आपकी हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्पार्जिनेज, सिस्प्लेटिन, प्रोकार्बेजिन है। प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, जैसे सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्जेलिप्लेटिन, ठीक है। अब ऐसे ही माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स भी होते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है, वाइनोरेल्बिन, आपका पैक्लिटेक्सेल, डॉसिटेक्सेल, ये सब आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी अगली कैटेगरी की, तो जैसे आपके यहां पर हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट होते हैं, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्यानुनिन, एजाथायोप्रिन, ये सब, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, आपको शायद दिख ना रहा हो तो स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एंटी मेटाबोलाइट्स की, तो 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्यानुनिन और एजाथायोप्रिन। फोलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट होता है और पैमिट्रेक्सेट होता है, ठीक है जी। पायरामिडीन एंटागोनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरेसिल है और आपका जो है साइटराबिन होता है, जिसे आप साइटोसिन एराबिसिनोसाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी एल्काइलेटिंग एजेंट्स की, उसके बाद बात आ जाती है हमारी एल्काइलेटिंग एजेंट्स की, जैसे एल्काइल सल्फोनेट है तो ब्यूसल्फेन हो गया, नाइट्रोसोयूरियाज है, कैरमिस्टीन और ल्योमिस्टीन हो गए, इथाइलिनमाइन है आपका, जैसे थायोटेपा हो गया, मिथाइल हाइड्राजीन है, प्रोकार्बेजिन, ट्राइएजीन है आपका, ठीक है, जैसे डकार्बेजिन और आपका टेमोजोलोमाइड। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स की, तो जैसे आपका मैक्लोरिथामाइन हो गया, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, आइफोफॉस्फामाइड हो गया, क्लोरेम्ब्यूसिल है और आपका मेल्फिलिन है। तो ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी, ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। अब बात करेंगे हम भैया इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो भैया बोन मैरो सप्रेशन होता है, नोसिया और वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टियां लगना, हेयर लॉस, बाल झड़ने लगते हैं, फटीग, थकान हो जाती है, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनिटी कम होने लगती है। अगर आप एंटी कैंसर थेरेपी को कंबाइन कर देते हैं
अगर आप एंटी कैंसर थेरेपी को कंबाइन कर देते हैं रेडिएशन या सर्जरी के साथ में, तो भैया क्या होगा, उसको मिलाकर के उपयोग किया जाता है तो इससे अधिक प्रभाव बनाने के लिए, ठीक है, तो भैया वो भी जो है काफी दिक्कत वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब हमें यहां पर मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक औषधियों के बारे में विस्तार से बताना है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए किया जाता है, और मेनली इन्हें हम जो है किसके लिए उपयोग करते हैं, जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसको जो है बेसिकली, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को क्या करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए यूज होती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है, क्रिया की विधि, ये वो ड्रग्स हैं जो इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी सुधरे, या फिर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन को ये कम करेंगी भाई, जिससे ब्लड शुगर लेवल हमारा कंट्रोल में आ जाए। क्लासिफिकेशन क्या कहता है भाई, सबसे पहली कैटेगरी है हमारी एनहेंस्ड इंसुलिन सिक्रीशन, जैसे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी आपका डिवाइड किया गया किसमें, एक तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में आपकी फर्स्ट जनरेशन जैसे टॉल ब्यूटामाइड हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, सेकेंड जनरेशन जैसे ग्लाइबेनक्लामाइड है, ग्लिमिप्राइड है, ठीक है, और ग्लिपिजाइड है, ग्लाइक्लाजाइड है। ऐसे ही आपकी मैग्लेटिनाइड होती हैं, मैग्लेटिनाइड फिनाइल एलरीन एनालॉग, जैसे रेपाग्लिनाइड हो गया और नेटाग्लिनाइड हो गया, सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनिलिग्लिप्टिन, ये सब आपके इसके अंदर होते हैं। उसके बाद है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टिडेज 4 DPP4 इनहिबिटर्स, जिसे आप कहते हैं, है ना, ये वो हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो जैसे आपके बिगिनवाइड हैं, AMPK एक्टिवेटर होते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया। ऐसे ही थायाजोलिडिन डायोन्स होते हैं आपके, पायोग्लिटाजोन और रोजीग्लिटाजोन। उसके बाद बात आ जाती है जैसे आपका रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है, तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर होता है, जैसे एकार्बोज हो गया, मैग्लिटोल हो गया और वोग्लिबोज हो गया, ठीक है। यहां पर हमारा डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, भाई थायराइड ऊतक को नष्ट करता है, जैसे आपका ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 एनालॉग हो गया, एक्जेनाटाइड हो गया, ठीक है, लीराग्ल्यूटाइड हो गया आपका। फिर है डोपामीन D2 एगोनिस्ट, ठीक है, जैसे ब्रोमोक्रिप्टीन हो गया और आपका प्रेमलिनटाइड हो गया। ऐसे ही फिर आता है हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 इनहिबिटर, जैसे आपका डेपाग्लिफ्लोजिन हो गया और कैनाग्लिफ्लोजिन हो गया, ठीक है, डेपाग्लिफ्लोजिन हो गया और कैनाग्लिफ्लोजिन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स की हमने बात करी, तो जैसे आपका एकार्बोज और माइग्लिटॉल है, ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को डिले करेंगे। DPP4 इनहिबिटर क्या है, जैसे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये इनक्रेटिन्स के एक्शन को और लंबे समय तक बढ़ाते हैं। फिर है SGLT2 इनहिबिटर, जैसे कैनाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन, ये यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है मैग्लेटिनाइड्स, जैसे आपका रेपाग्लिनाइड होता है और नेटाग्लिनाइड होता है, तो इससे क्या होगा, आपका रैपिड इंसुलिन रिलीज होगा, तेजी से इंसुलिन स्राव करते हैं ये, ठीक है, इनका तेजी से इंसुलिन स्राव होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इंडिकेशंस क्या हैं, उपयोग क्या है भैया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है और पेशेंट्स को, यानी कि इंसुलिन के लिए अनुपयुक्त रोगी, ठीक है, जो पेशेंट इंसुलिन थेरेपी नहीं ले सकता है, अनफिट है, तो उनके लिए। अब एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया, भैया ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत तेजी से गिर सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, भाई पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, वजन बढ़ सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस, मेटफॉर्मिन के साथ लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, टाइप 1 डायबिटीज में ना दें, अगर किसी को सीवियर लीवर या किडनी डिजीज है तब ना दें, और कोई महिला प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन पे है, गर्भावस्था या स्तनपान पे, तब ना दें। ओरल एजेंट्स आपके काफी इफेक्टिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनमें
आप कह सकते हो कि जो हमारी पैनक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन है वो आंशिक रूप से कार्यशील होती है। ठीक है जी, चलो भैया नेक्स्ट, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एस इनहिबिटर्स। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है जी, जब ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है उस कंडीशन में हम इनका उपयोग करते हैं। और हमें एस इनहिबिटर्स यानी कि सीधी सी बात है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स वहां इनका उपयोग करना है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव वो ड्रग्स हैं, वो मेडिकेशंस हैं जिनका उपयोग किया जाता है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, और उसी के साथ साथ जो खतरा है हृदय संबंधी बीमारियों का, जैसे स्ट्रोक आ सकता है या हार्ट फेलियर, तो ये कंडीशंस हैं, इनमें यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या कहता है? सबसे पहले है डायूरेटिक्स, जैसे लूप डायूरेटिक्स, आपका फिरोसिमाइड हो गया, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया हमारा और अमीलोराइड हो गया। ऐसे ही थायाजाइड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड हो गया, आपका क्लोरथैलिडोन हो गया और इंडापामाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स पे, जैसे प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, फिनॉक्सीबेंजामीन है, वो इसमें आते हैं। फिर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे लोसार्टन, कैंडेसार्टन आपका, ठीक है, इर्बेसार्टन, वेलसार्टन एटसेट्रा। ठीक है जी, आपके बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, लेबिटालॉल हो गया और कार्वेडाइलॉल हो गया। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स होते हैं, जैसे क्लोनिडीन है आपका और मिथाइल डोपा है। ऐसे ही आपके वेसोडाइलेटर्स होते हैं जो वेसल्स को चौड़ाते हैं। ठीक है, जैसे एट्रियोलर प्लस विनस, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और साथ ही साथ आर्ट्रियोलर की बात करें तो मिनॉक्सिडिल हो गया, डायजॉक्साइड हो गया या मिनॉक्सिडिल हो गया एटसेट्रा। अब एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का वर्गीकरण क्या कहता है? भैया देखो ये क्या काम करेंगे, सीधी सी बात है। एस इनहिबिटर्स आपके क्या काम करते हैं भैया? एस इनहिबिटर से क्या होगा, सीधी सी बात है भैया, हम देखें तो सबसे पहले ये एल्डोस्टेरॉन लेवल को घटाएंगे। उस एल्डोस्टेरॉन लेवल को घटाने से क्या होगा? सोडियम रिटेंशन, यानी कि जो सोडियम संरक्षण है उसमें वृद्धि होगी, ब्लड वॉल्यूम आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ये क्या काम करेंगे, जब आप एस इनहिबिटर्स को ले लेंगे तो इससे सीधी सी बात है एल्डोस्टेरॉन लेवल कम करेंगे, तो सोडियम जो टिक रहा है बॉडी में, रिटेंच कर रहा है, वो भी कम होगा। होगा क्या उससे? कार्डियक आउटपुट, आपकी हृदय गति, हृदय में जो आपकी बेसिकली धारा है वो भी कम होगी, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर कम होगा। तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 को जो है ये कन्वर्ट होने से रोकता है, उसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अब एक तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी यूज करते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी इसका यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सूखी खांसी, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, ब्लड में पोटेशियम जो है बढ़ रहा है, और एंजियोएडेमा, चेहरे व गले में सूजन का होना। नेक्स्ट आता है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को परिभाषित करना है और इसे प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा हमें करनी है। चलो भैया, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि भैया सीधी सी बात है, जब हमारी ड्रग एडमिनिस्टर हुई बॉडी के अंदर गई है तो कितनी परसेंटेज में या कितने अमाउंट में जो है ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, अनचेंज्ड फॉर्म यानी कि एक्टिव फॉर्म में, उसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। जो दी गई दवा है सक्रिय रूप में प्रणालीगत परिसंचरण तक वो पहुंचती है। ठीक है, इंट्रावेनस अगर रूट से ड्रग दी गई है तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अब टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, भैया आपका एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है जिसे पूर्ण जैव उपलब्धता कहते हैं, तो ये आपका कंपेयर किया जाता है आईवी रूट से। ऐसे ही रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है, तो ये कंपेयर करेगी आपकी दूसरी नॉन आईवी रूट्स को।
ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है जो आपके दूसरे नॉन आईवी रूट वाले होते हैं। चलो जी, अब वो फैक्टर्स जो बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं, तो जैसे आपका ड्रग फॉर्मुलेशन है, पार्टिकल साइज हुआ या सॉल्ट फॉर्म है या एक्सिपिएंट्स हैं, तो डिसोल्यूशंस को प्रभावित करेंगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो भैया ओरल रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर, आईवी, एससी एटसेट्रा, तो ये एब्जॉर्प्शन को अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो ये क्या काम करेगा, लीवर मेटाबॉलिज्म को कम करता है जो आपकी एक्टिव ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच की बात करूं तो ये सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी है ड्रग की हमारी और पीएच उसको प्रभावित करेंगे। फिर है प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन की उपस्थिति, तो ये आपका फूड को डिले करते हैं, भोजन अवशोषण को धीमा करेंगे, कम भी कर सकते हैं और उसे जो है बढ़ा भी सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो ड्रग को खराब कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। डिजीज कंडीशंस, रोग की स्थिति, कंडीशंस है जैसे दस्त हो रखे हैं या लीवर डिजीज है, तो जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, ये उसको प्रभावित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, मीडियाट्रिक, ED50 और बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। इन सारी टर्म्स को परिभाषित करना है। फार्माकोडायनेमिक्स, यह दवाओं का वो जैव रासायनिक या आप कह सकते हो शरीर क्रियात्मक प्रभाव हैं तथा उनके कार्य की विधियों का अध्ययन है। यहां हम बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ते हैं ड्रग्स के की, और साथ ही साथ उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या कार्य करते हैं वो। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ड्रग ने क्या किया बॉडी पर, दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। फिर है फार्माकोकाइनेटिक्स, यहां पर स्टडी की जाती है ADME, एड्सॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दवाओं का। इन शॉर्ट व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, अब शरीर ने दवा के साथ क्या किया। डायनेमिक्स में ड्रग क्या कर रही है शरीर के साथ, काइनेटिक्स में शरीर क्या कर रहा है ड्रग के साथ। फिर है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, भैया ये बेसिकली आप कह सकते हैं वह समय होता है जिसमें प्लाज्मा में उपस्थित दवा की सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। इससे हम जो है पता लगाते हैं डोजिंग इंटरवल्स का। मीडियाट्रिक, अब भैया ये वो दवाइयां होती हैं जो आंखों का प्यूपिल होता है उसको चौड़ाने में काम करती हैं, जैसे एट्रोपिन हो गया। ED50 जिसे आप मीडियन इफेक्टिव डोज कहते हैं, ये वो डोज होती है एक दवा की जो 50% से ज्यादा अपने मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी 50% ऑफ द पॉपुलेशन पे। इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रग पोटेंसी, यानी कि दवा की शक्ति का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर है बैक्टीरियसिडल इफेक्ट, अब भैया ये एक क्षमता है ड्रग का कि बैक्टीरिया को नष्ट करने का, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन है और सिफेलोस्पोरिन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड गिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैं बता चुका हूं, वहां से आप देख सकते हो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाइपरटेंशन एक वो कंडीशन जहां पर हमारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज के कंपैरिजन में। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है और जब हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, 140/90 चला जाता है, 140/100 चला जाता है। इस बढ़े हुए बीपी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उनको, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज होती हैं। अब टाइप्स की बात करूं तो जैसे प्राइमरी यानी कि एसेंशियल, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं पता चला है आज तक। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो ये आपकी कुछ पर्टिकुलर डिजीज की वजह से होता है, जैसे किडनी की डिजीज है या आपको एंडोक्राइन पर्टिकुलर उस चीज की डिजीज है। क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से मैं बता चुका हूं, तो दोबारा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। ठीक है जी, पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको समझा दिया था। इंडिकेशंस, एक तो ये प्राथमिकता के तौर पे हाइपरटेंशन में यूज होगा ही होगा, स्पेशली एसेंशियल हाइपरटेंशन में। रीनल हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं, गुर्दे से संबंधित अगर हाई ब्लड प्रेशर है। हार्ट फेलियर और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन मैनेजमेंट में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन।
औषधियों की सामान्य क्रियाविधि की चर्चा कीजिए। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, इसका मतलब है कि कैसे एक ड्रग अपना प्रभाव डालती है शरीर पे, किसके जरिए, जब वो बायोलॉजिकल टारगेट्स को सेट करेगी, जैसे रिसेप्टर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए या आयन चैनल्स हो गए। जनरल मैकेनिज्म्स जैसे आपका रिसेप्टर एक्टिवेशन या इनहिबिशन, भाई रिसेप्टर की सक्रियता या उसका निषेध। ड्रग आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से जाके जुड़ती है, या तो कॉपी करेगी उनके एक्शंस को या ब्लॉक कर देगी नेचुरल बॉडी सिग्नल्स में। फिर है एंजाइम इनहिबिशन या एक्टिवेशन, तो कुछ ड्रग्स एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, जैसे एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। आयन चैनल मॉड्यूलेशन है, भाई ड्रग्स जो है ब्लॉक कर देती हैं या ओपन कर देती हैं आयन चैनल्स को, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। या तो आप कह सकते हो कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है उसको बदलना, तो एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को क्या करती हैं, डैमेज कर सकती हैं। फिर है एंटी मेटाबोलाइट एक्शन, ड्रग्स इंटरफेयर करेंगी मेटाबॉलिक पाथवेज को, जैसे मेथोट्रेक्सेट ब्लॉक करता है आपके फॉलिक एसिड सिंथेसिस को। फिर है हार्मोन रिप्लेसमेंट या ब्लॉकिंग, कुछ ड्रग्स हमारी कॉपी करती हैं या ब्लॉक करती हैं हार्मोन्स को, जैसे इंसुलिन हो गया और टेमोक्सिफेन हो गया। अब बात आती है नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, दवा और रिसेप्टर की क्रिया। जैसे एगोनिस्ट हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को, जिससे कि उनके इफेक्ट्स, उनके प्रभाव उत्पन्न हो। फिर है एंटागोनिस्ट, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं बिना उन्हें एक्टिवेट किए। तो ओवरऑल मैकेनिज्म जो है हमारे ड्रग की क्रिया का, वो निर्भर करता है ड्रग के नेचर पे, ठीक है, उसकी टारगेट साइट पे और साथ ही साथ उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पे, ठीक है जी, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेमाटेनिक एजेंट्स एंड राइट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। अब देखो भाई, हेमाटेनिक एजेंट्स या दवाइयां वो होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, क्योंकि एक तो हीमोग्लोबिन को जो है बेसिकली मेंटेन करना है, रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करना है, यानी कि इन शॉर्ट ये एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स वो दवाइयां हैं जो ब्लड क्लॉट्स यानी कि थ्रोम्बी को बनने से रोकते हैं, खून के थक्के बनने से रोकते हैं, उन्हें एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन, जैसे पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, जैसे हेपेरिन हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स हो गए, जैसे इनॉक्सापेरिन हो गया, रेविपेरिन हो गया, नेड्रोपेरिन हो गया, डेल्टिपेरिन हो गया, पार्नापेरिन हो गया। फिर है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, बिवेलेरियोडिन हो गया आपका, एर्गेट्रोबिन हो गया, हाइरोडिन हो गया, लेपिरियोडिन हो गया। अब ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में जैसे विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, बिस हाइड्रोक्सी काओमेरिन हो गया, डाइक्यूमेरल जिसे कहते हैं, वारफरिन सोडियम हो गया, ठीक है, इथाइल बिस्कॉन एसीटेट हो गया। आपके इसमें ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर भी हैं, जैसे डेबिगैट्रिन इटैक्सिलेट हो गया, और आपके डायरेक्ट फैक्टर 10A या XA इनहिबिटर्स भी आते हैं, जैसे आपका रिवारोक्सेबिन हो गया, ठीक है, रिवारोक्सेबिन हो गया। इंडिकेशंस क्या है, एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होता है, अंदर से नसें दिखने लगती है ना, पैरों में, हाथों में, पिंडलियों पे लाल लाल सी बैंगनी रंग की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब फेफड़ों में थक्के बनने लगते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, अनियमित हृदय धड़कन जो होती है। पोस्ट सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, सर्जरी के बाद रोकथाम के लिए भी इसका उपयोग, सर्जरी के बाद भी इसके रोकथाम के लिए इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैक्सेटिव, पर्गेटिव एंड ग्लूकोमा। रेचक, विरेचक और ग्लूकोमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लैक्सेटिव्स हमारे माइल्ड एजेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बोवल को, मल को बाहर निकालने के लिए, स्टूल को यानी कि मल को सॉफ्ट मुलायम बना करके और बोवल मूवमेंट को बढ़ा करके, जिससे कि आंतों की गति बढ़ाई जाए और उससे मल जो है निष्कासित अच्छे से हो सके। उसी के साथ साथ इसे एक तो कब्ज में यानी कि कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, और साथ ही साथ जब किसी की कोलोनोस्कोपी होनी होती है
तब उसे तैयार करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका सीलियम हस्क हो गया, इसबगोल आता है, डॉक्यूसेट सोडियम है और लैक्टुलोज होता है। नेक्स्ट है परगेटिव। परगेटिव स्ट्रॉन्ग बोवेल इवैक्यूएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये ज्यादा इंटेंस और रैपिड बोवेल मूवमेंट में यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू लैक्सेटिव्स। इनका इस्तेमाल होता है अगर बिल्कुल ही खाली करवाना है, ठीक है, जैसे पॉइजनिंग हो जाती है या सर्जरी से पहले रेक्टम खाली होना चाहिए हमारा, ठीक है जी, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैस्टर ऑयल हो गया और हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सेना हो गया। नेक्स्ट, अब डिफरेंस क्या है लैक्सेटिव और परगेटिव्स में। स्ट्रेंथ की बात करूं तो लैक्सेटिव हल्के होते हैं, परगेटिव स्ट्रॉन्ग तेज होते हैं। ऑनसेट प्रभाव की गति लैक्सेटिव की स्लो है, परगेटिव की तेज है। उपयोग लैक्सेटिव का इस्तेमाल माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हल्के कब्ज में, और परगेटिव का गंभीर कब्ज जो होता है और साथ ही साथ टॉक्सिसिटी हो जाती है तब यूज करते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व खराब होने लगती है। अगर समय रहते इलाज ना किया गया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाएगा, इंसान अंधा हो जाएगा। फिर टाइप्स की बात करें तो जैसे ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है। ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, टीमोलोल हो गया, लेटेनोप्रोस्ट हो गया, एसिटाजोलामाइड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी अल्सर ड्रग्स एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। अल्सर रोधी औषधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उनका वर्गीकरण भी कीजिए। चलो जी, एंटी अल्सर ड्रग्स हमारी वो दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए और उसके बचाव के लिए। कैसे? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को हम कम कर सकते हैं और साथ ही साथ गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट, उसका जो है हम प्रोटेक्शन भी करते हैं, बचाव भी करते हैं। कॉजेज, एक तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या जब बहुत अत्यधिक मात्रा में एसिड सिक्रीशन होने लगे। एनएसएड्स ओवर यूज, भाई जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस, स्मोकिंग या अल्कोहल, मतलब तनाव, धूम्रपान और शराब, इन कंडीशंस में भी इसकी वजह से भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या कहता है? एंटासिड्स हैं हमारे, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या काम करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे गैस्ट्रिक एसिड को। H2 ब्लॉकर्स हैं, रेनेटिडीन और फेमोटिडीन, ये क्या काम करते हैं? हिस्टामीन H2 को ब्लॉक कर देंगे। हिस्टामीन H2 ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देते हैं पैराइटल सेल्स पे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI जैसे पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपेस पंप इनहिबिटर होते हैं। ऐसे ही साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, सुक्राल्फेट, बिस्मुथ कंपाउंड्स, ये म्यूकोसल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, जैसे पायरेनज़ेपिन हो गया। वेगल स्टिमुलेशन जो होता है एसिड सिक्रीशन की वजह से, उसको कम करते हैं। एंटीबायोटिक्स हैं हमारे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए, जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और हमारा मेट्रोनिडाजोल हो गया। तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, उसको किल करते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या कहती है? ट्रिपल थेरेपी, जिसे आप कह लो संयोजन चिकित्सा। इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका उपयोग किया जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उसके समापन के लिए। अब बात आती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है और उसकी ड्रग्स को क्लासिफाई, वर्गीकृत कीजिए। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा हृदय पर्याप्त मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिससे कि प्रभावी रूप से बॉडी की जो डिमांड है, शरीर को जो चाहिए रक्त की मात्रा, वो नहीं मिल पाती है। अब उसके परिणाम में क्या होगा? कंजेशन होने लगता है, फेफड़े आपके, ठीक है, लंग्स, लीवर और पैरों में रक्त का जो है जमाव होने लगता है, खून जमने लगता है। सिम्टम, सांस की कमी, डिस्निया, फटीग, थकान, सूजन, एडेमा, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन एकदम तेजी से बढ़ जाती है। क्लासिफिकेशन क्या कहता है ड्रग्स का जो हम CHF में यूज करेंगे? डाययूरेटिक्स हैं, जैसे फिरोसिमाइड, टॉर्सेमाइड, ये क्या काम करते हैं? ये फ्लूइड ओवरलोड को कम करेंगे। कैसे? यूरिन आउटपुट बढ़ा के। एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जैसे इनालाप्रिल हो गया, रैमिप्रिल हो गया।
तो आफ्टर लोड कम करेंगे बेसिकली, और साथ ही साथ जो प्रोग्रेशन है, हृदय का जो भार है उसे कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं जैसे कार्बेडाइलॉल हो गया, मेटोप्रेलोल हो गया, तो हार्ट रेट कम करते हैं और साथ ही साथ जो सर्वाइवल है, जीवन प्रत्याशा जो है उसे बढ़ाते हैं। फिर है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे लोसार्टन, वेलसार्टन हो गया, ये ऑल्टरनेटिव है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लीरेनॉन होता है, ये मोटालिटी और फ्लूइड रिटेंशन को कम करते हैं। वैसोडाइलेटर्स हैं, हाइड्रोलाजीन के साथ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रीलोड और आफ्टर लोड जो होता है हमारा उसको कम करते हैं। ऐसे ही कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं जैसे डिजॉक्सिन, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन की जो बेसिकली एक शक्ति है उसको बढ़ाते हैं हार्ट के अंदर। सपोर्टिव थेरेपीज जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, भाई जीवन शैली में सुधार ले आओ, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक का सेवन कम करो, रेगुलर मॉनिटरिंग, नियमित निगरानी करनी पड़ेगी। उसके बाद है शॉर्ट नोट बताना है एक्सपेक्टोरेंट्स और जनरल एनेस्थेटिक्स पर। चलो भैया बताते हैं संक्षिप्त में। एक्सपेक्टोरेंट्स वो दवाइयां होती हैं जो म्यूकस को एक्सपेल करने में मदद करेंगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। कैसे? ब्रोंकियल सिक्रीशंस को पतला करके, जो मलगम सा बलगम जम जाता है उसे बाहर निकालने में मदद करेंगे। जैसे ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन में, कफ खांसी के टाइम पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस उन टाइम पे यूज होता है। जैसे सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं, सिरप इपिकैक हो गया, हमारा अमोनियम क्लोराइड है। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स भी आते हैं जैसे ग्वाइफेनेसिन होता है। एग्जाम्पल्स ग्वाइफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड। अब जनरल एनेस्थेटिक्स, ये वो दवाइयां होती हैं जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसेशन करेंगी। इंसान को सूझबूझ नहीं होती है और जब बड़ा ऑपरेशन या बड़ी सर्जरी होती है तब इनका यूज होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? सीएनएस डिप्रेशन करते हैं ये, रिवर्सिबल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अस्थायी रूप से दबा देते हैं। लॉस ऑफ पेन, रिफ्लेक्सेस और कॉन्शियसनेस, भाई जो दर्द है, प्रतिक्रिया है और चेतना है उसकी समाप्ति होती है। क्लासिफिकेशन इनहलेशनल है, जो सांस के द्वारा, जैसे गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। वॉलेटाइल ऑयल या लिक्विड्स हैं, ईथर, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन और एनफ्लोरेन, ये सब होते हैं। पेरेंट्रल यानी कि इंट्रावेनस की अगर मैं बात करूं, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है जैसे हमारा कीटामाइन है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं जैसे फेंटानिल हो गया और रेमीफेंटानिल हो गया। आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं जैसे थायोपेंटोन हो गया, इटोमिडेट हो गया, प्रोपोफॉल हो गया, मेथोहेक्सिटोन हो गया। बेंजोडाइजेपिन्स में जैसे डाइजेपाम है, लोराजिपाम है और आपका मिडाजोलाम है। ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। स्टेजेस क्या हैं एनेस्थीसिया के? जैसे एनाल्जेसिया, दर्द को समाप्त करना। एक्साइटमेंट, अनैच्छिक हरकतें। सर्जिकल एनेस्थीसिया, सर्जरी के लिए जो उपयुक्त होते हैं। मेड्युलरी डिप्रेशन, अधिक मात्रा में जोखिमपूर्ण होते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड पेनिसिलिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और पेनिसिलिन के बारे में बताना है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो हैं जो एसिटाइल कोलिन के मस्कारेनिक रिसेप्टर्स पे प्रभाव को ब्लॉक कर देंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। एक्शंस, एक तो सिक्रीशन, स्राव को कम करेंगे, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं और प्यूपिल डायलेशन, मतलब प्यूपिल को फैलाएंगे। क्लिनिकल यूजेस, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में यूज करते हैं, मोशन सिकनेस में, ब्रोंकियल अस्थमा में और पार्किंसोनिज्म में। एग्जाम्पल एट्रोपिन हो गया, हायोसिन हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया और ग्लाइक्रोपायरोलेट हो गया। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और मिला था फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से। काम कैसे करेगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स को ब्लॉक करके। स्पेक्ट्रम क्या है? मेनली प्रभावी है किसके अगेंस्ट? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। टाइप्स जैसे पेनिसिलिन जी है, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी हो गया, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पे, एंटी स्टेफिलोकोकल हो गया, मेथिसिलिन और क्लोक्सासिलिन, और एंटी स्यूडोमोनाल हो गया जैसे पाइपरासिलिन है।
साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, डायरिया दस्तों में यूज होता है, रैशेस चकत्तों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास ऐसी जिसमें आपको बार बार पूछे जाने वाले 15 सवाल बताए फार्माकोलॉजी के, डी फार्मा सेकेंड ईयर के, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं मिशन BTUP बुक्स के साथ में। डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएंगी। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर भी आपको मिल जाएगी। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। आप जुड़ सकते हैं क्लास अपडेट्स के लिए, BTUP अपडेट्स, क्लास PDFs के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। इवन इन QR कोड्स को भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।